हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो एफएमएसएम का पेपर डिस्कशन, ठीक है, दिसंबर 22 पेपर। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। 40 मार्क्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फटाफट हम डिस्कस करेंगे, सारी निटिग्रिटीज मैं आपको बताऊंगा, क्या इजी थे, क्या टफ थे, कहाँ आपको ध्यान देना है, कहाँ आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और फिर एक सेपरेट वीडियो में हम एफएम का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो यार, पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप पास पेपर को प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं करते हो, ठीक है, कि वो क्या टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस लिमिटेड है, कितना भी ढूंढ लो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस काफी लिमिटेड है। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा पेपर पैटर्न एनालाइज कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ रहे, आपके माइंड में ही क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है कि आप रिवीजन कर रहे हो, पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो, कंसेप्ट पढ़ रहे हो, डायग्राम्स देख रहे हो, आप ही को क्लिक हो रहा है, ये लाइन पूछी जा सकती है, ये बढ़िया लाइन है, इसको ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, या इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं तो इसको मैच द पेयर में पूछा जा सकता है। जब ये होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप सही डायरेक्शन में हो। फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो बच्चे आजकल गिन रहे हैं, गिन के पढ़ाई करते हैं, जैसे गोलियां लेते हैं ना टैबलेट्स, वैसे गिन के आज लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे हो, इरेलीवेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, कितनी क्वालिटेटिवली आप पढ़ रहे हो, क्वालिटेटिवली कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हो और उसको अप्लाई कर पा रहे हो, बस उतना काफी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से कुछ होता ही नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन डजंट गारंटी एनीथिंग कि आपने एफएम के 5000 एमसीक्यू कर लिए तो आप पास हो जाओगे, आपका एग्जाम्शन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, तो गलत डायरेक्शन में मत जाओ, गलत डायरेक्शन में एनर्जीज को वेस्ट मत करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं एसएम सॉरी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन, एसएम का एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एग्री किया है कि वो रॉन्ग है। मुझे भी नहीं समझा क्यों रॉन्ग है, बट अगर इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि वो रॉन्ग है तो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो पार्ट 2, 40 मार्क्स आ जाओ। क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है। अब ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस नॉट वाले आए हैं कि क्या इनमें से नहीं है, क्या इनमें से नहीं है। तो अब जो मल्टीपल पॉइंट्स थे, जहां जहां टाइप्स हैं, फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, अजम्पशंस हैं, वो सब अब आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। समझ रहे हो, मतलब क्या नहीं है ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या नहीं है। समझ रहे हो, तो ये बहुत, मतलब मैं टिप्स देते जाऊंगा आपको, समझदार को इशारा काफी है। एंड आई होप कि आप लिखते जाओगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बंद सब भूल जाओगे। लिखते जाना जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो, तो जो भी ये एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अजम्पशंस, बहुत सारा ये जो मटेरियल होता है, फीचर्स, तो ये सब आपको, क्रिटिसिजम्स, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी प्रपोनेटेड बाय टेलर। टेलर की जो साइंटिफिक थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, उसका क्या प्रिंसिपल नहीं है। ईच टास्क शुड बी स्टडीड टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट वे, ठीक है, ये है। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन वर्कर्स मैनेजमेंट, ये भी है। टीम वर्क शुड बी एम्फसाइज्ड, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। और थर्ड है, फोर्थ है, मैनेजर शुड स्पेंड टाइम ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वाला भी पॉइंट आता है, ठीक है। तो क्लियर आंसर है, टीम वर्क वाला ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। बाकी तीनों स्पेसिफिक पॉइंट्स प्रोपाउंड किए गए हैं बाय टेलर। फिर है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय। अब ये भी एक अपने आप में एक टाइप है, ठीक है। आपको एक पूरी लिस्ट है अलग अलग टाइप के थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो अलग अलग लोगों ने बताई है। फिर उसमें ब्यूरोक्रेटिक, सिस्टम्स थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो भी आ रहा है, ठीक है। मतलब अंदर क्या लिखा है वो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, कौन से इंसान ने क्या टाइप की थ्योरी दी है, मैनेजमेंट को क्या बोला है, क्या समझा है, वो बस एक पंचवर्ड भी पूछा जा रहा है। तो अच्छे से सारी चीजें याद कर लें, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी थी,
मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जो डेफिनेशन या जो दिया है मैनेजमेंट के बारे में कहा है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट इज अ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्किल इज रेयरली इफेक्टिव। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, लेटेस्ट एक आध साल पहले लीडरशिप स्टाइल्स ऐड हुई हैं आपके स्टडी मटेरियल में, तो उसमें आपको पूछा है कि कौन सा रेयरली इफेक्टिव है, और एक ही उन सब में एक ही ऐसी स्टाइल है जो रेयरली इफेक्टिव है। तो ऐसा बहुत ऑड क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो वो होता है ऑटोक्रेटिक थ्योरी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक का मतलब सिंपल है, डिक्टेटरशिप, कि अगर आप डिक्टेटरशिप की तरह कंपनी चलाओगे, मैनेजमेंट बिजनेस का आप डिक्टेटरशिप की तरह चलाओगे, तो वो रेयरली इफेक्टिव है। ठीक है, उस वो मेथड आजकल चलता नहीं है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज रेयरली इफेक्टिव। फिर है जस्ट एज नेविगेटर कंटिन्यूअली टेक्स रीडिंग टू एंश्योर वेदर ही इज रिलेटिव टू प्लान एक्शन, so should a business continually take reading to assure himself that his enterprise is on the right course. These words of O'Donnell are in respect of, बोलो ये ओडोनल ने किसके बारे में कहा है, कि जैसे नेविगेटर बार बार रीडिंग करता है और ट्रैक करते रहता है हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं, वैसे ही बिजनेस को भी ट्रैक करता रहना चाहिए कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो कौन से फंक्शन की बात हो रही है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन ट्रैक करता है कि आपने क्या प्लान किया था और आप क्या कर रहे हो, डेविएशन निकालता है और कंटिन्यूअली आप इंप्रूवमेंट्स करते जाते हो ताकि आप सही डायरेक्शन में बने रहो। तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन का है। फिर है बिल्डिंग पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स अ कॉमन गोल इज द बेसिक एक्टिविटी अंडर विच ऑफ द की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रोल्स। ठीक है, इसमें आपने लंबी लिस्ट पढ़ी है कि लीडरशिप रोल, आई थिंक 9 पॉइंट्स हैं उसमें, 9 अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स हैं। सब में मैंने आपको रिवीजन करते समय भी बताया था कि आपको पंचवर्ड्स कोरिलेट करने हैं, पूरी लाइन कुछ भी आपको रिकॉल बहुत रेयरली होगी, जो नाम से ही जिसका कनेक्शन है तो वो आप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, बट काफी चीजें नाम से नहीं है आई ख्याल में, तो वहां मैंने आपको बताया भी था पंचवर्ड्स कोरिलेट कर लो, पंचवर्ड से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पंचवर्ड आप ले सकते हो पैशन, पैशन वर्ड और कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्ड्स पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, कॉमन गोल भी पंचवर्ड है, तो ये होता है कैप्टिवेटर। ये काम किसका है, कैप्टिवेटर का ये काम है, बिल्डिंग पैशन एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। पहला है स्ट्रैटेजी स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए काफी कोशिश की है, बट ए ऑप्शन है। क्या स्कैनिंग होती है, क्या पहला स्टेप जो होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला होता है, वो होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, स्ट्रैटेजी स्कैनिंग ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता है। ठीक है, तो वो फेज नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट ओनली कीप अ क्लोज वॉच ऑन देयर राइवल्स बट दे शुड ऑल्सो गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स एंड मेक एन असेसमेंट ऑफ अदर फैक्टर्स इंपैक्टिंग द बिजनेस एनवायरमेंट। दिस व्यू पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन, बोलो ये किसने कहा है, ये हमारे मिस्टर पॉटर ने कहा है। जो उनका 5 फोर्स मॉडल है वो कॉम्पिटिटिव मॉडल ही है, कंपटीशन को स्टडी करने के लिए होता है वो, तो उसमें ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ राइवल्स तक सीमित मत रहो और आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है सबको स्कैन करते रहो, सबका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, कुछ कुछ इस तरह से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बायर्स एक्सर्ट पुअर बार्गेनिंग पावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, कौन से सिचुएशन में बायर का जो पावर है वो पुअर है, पुअर बार्गेनिंग पावर आएगा। नंबर 1, व्हेन दे बाय इन हाई वॉल्यूम्स, अगर मैं हाई वॉल्यूम में बाय कर रहा हूं तो मेरा बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये नहीं आ सकता। व्हेन दे कंट्रोल मेनी एक्सेस पॉइंट टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ एक्सेस पॉइंट्स का कंट्रोल है तो मेरा बार्गेनिंग पावर अच्छा होगा। फिर है व्हेन देयर आर प्लेंटी ऑफ बायर्स इन द मार्केट, अब यहां देखो मेरा बार्गेनिंग पावर पुअर हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बायर्स हैं तो एक इंडिविजुअल बायर का जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगा, कि बायर्स बहुत ज्यादा हैं, आप नहीं खरीदोगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और बायर उनको मिल जाएगा। तो जब बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं तब आपका बायर्स का बार्गेनिंग पावर, इंडिविजुअल बायर का बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में पुअर बार्गेनिंग पावर होगा। ठीक है, और फिर है व्हेन दे थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन,
ये भी है कि अगर वो एक स्टेप पीछे आके जो आप बना रहे हो वो भी वो बनाने का थ्रेड देते हैं या वो बना सकते हैं, जैसे कि आप मिल्क बनाते हो, ठीक है, मिल्क का आपका डेयरी है और आप चीज बनाने वाले को मिल्क सप्लाई करते हो। अब जो चीज बना रहा है, जो आपका बायर है, क्या वो डेयरी फार्म नहीं खोल सकता? खोल सकता है ना, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सकता है। तो वो थ्रेट हमेशा रहता है ना, तो वो दिया है व्हेन दे थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर वो थ्रेटन कर रहे हो, धमका रहे हैं कि यार नाटक मत करो नहीं तो हम खुद अपनी डेयरी खोल देंगे, तुम्हारा पत्ता कट, तो मतलब उनका बार्गेनिंग पावर अच्छा होता है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट है जहां पे पुअर बार्गेनिंग पावर है, एंड दैट इज व्हेन देयर आर प्लेंटी ऑफ बायर्स इन द मार्केट। आगे बढ़ते हैं। राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स इज पुअर व्हेन, ठीक है, कब राइवलरी पुअर होगी? नंबर वन, एग्जिट बैरियर्स आर हाई। एग्जिट बैरियर आर हाई, कि बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, स्टेक बहुत हाई है, इतनी आसानी से आप बिजनेस बंद करके एग्जिट नहीं ले सकते हो। तो आप क्या करोगे? अगर कोई बंदा आसानी से एग्जिट नहीं ले रहा है तो वो लड़ेगा ना, तो फुल ताकत से लड़ेगा, तो और कंपटीशन बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पे पुअर कंपटीशन नहीं होगी और इंटेंस हो जाएगी। फिर है प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, इस केस में भी क्या होगा? बोलो, प्रोडक्ट कैन बी इजीली सब्सटीट्यूटेड। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत आसानी से सब्सटीट्यूट हो सकता है तो क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा? बोलो, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगी। सोच के देखो कि अगर आपका प्रोडक्ट आसानी से कोई भी सब्सटीट्यूट कर सकता है, आपके प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगी, ठीक है। सोचो इस पे, शायद ये सोचो सोचो, वही बोल रहा हूं, ये कंसेप्ट बेस्ड है, ये सब सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सोचना पड़ेगा आपको, इसको आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक और आगे चलो पूरा पढ़ लेते हैं पहले। कस्टमर लॉयल्टी इज लो, ठीक है, अगर कस्टमर लॉयल्टी लो है, मतलब कस्टमर किसी का सगा नहीं है, उसका कोई प्रेफरेंस नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगी। सोचो ना, इसका उल्टा भी सोच के देखो, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, इसका उल्टा सोच के देखो कि अगर कस्टमर लॉयल्टी हाई हो तो फिर कंपटीशन कहां होगी? अगर आप अमित तलड़ा से ही पढ़ना चाहते हो तो कंपटीशन रही कहां? कुछ समझ में आ रहा है? अगर किसी को किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का ही प्रोडक्ट चाहिए तो कंपटीशन और कम हो जाएगी, क्योंकि मेरा कस्टमर लॉयल्टी है। समझ में आ रहा है? तो ये यहां लिखा है कस्टमर लॉयल्टी इज लो, मतलब कस्टमर कहीं भी जा सकता है, तो और ज्यादा कंपटीशन बढ़ते जाएगी, ठीक है। और इसका भी सोच के देख लो, प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली सब्सटीट्यूटेड, अगर आपका प्रोडक्ट आसानी से सब्सटीट्यूट हो सकता है तो कंपटीशन और बढ़ेगी। समझ रहे हो? कोई भी नया खिलाड़ी आके कुछ भी आपका प्रोडक्ट मतलब सब्सटीट्यूट कर देगा तो आपके फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा नन ऑफ अबव। एक भी केस में पुअर नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ठीक है, नन ऑफ अबव आंसर है, ठीक है। तो उल्टा भी सोचना पड़ सकता है, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है आपको भी समझ में आ जाएगा। चलो, तो एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जो केस स्टडी पे आया है, ठीक है। काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि भाई केस स्टडीज जो इतनी सारी ऐड हुई हैं वो पढ़े नहीं पढ़े, उसका कितना वेटेज है? तो एक ही क्वेश्चन आया है, पिछले अटेम्प्ट में भी आई थिंक एक ही आया है, सब जब से वो ऐड हुई है आई थिंक एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आपको एक मार्क के लिए इतने सारे केस स्टडीज, उसके इतने सारे फैक्चुअल जो चीजें दी हुई हैं। अब जिन्होंने केस स्टडीज देखी ही नहीं है वो बहुत मोटिवेटेड है, नहीं पढ़ लेते कर लेते। जब आप एक बार उसको देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही दिया है। एक मार्क के लिए मुझे नहीं लगता आपको इतना सारा पढ़ना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द इट, क्योंकि इतने सारे कंपनीज का डेटा दिया हुआ है और इतना ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एग्जाम में आपको रिकॉल होगा कि नहीं वो भी बहुत बड़ा सवाल है। कि भाई चलो पढ़ लिया तो उसमें कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तो आप डेफिनेटली, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। बट मैं इसको पढ़ के आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मैं प्रॉब्लम क्या है बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है, क्या फॉल्स है आपको पूछा गया है इन रिलेशन टू पिज्जा हट एज सीन फ्रॉम पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। पॉटर्स 5 फोर मॉडल में, 5 फोर्स मॉडल में पिज्जा हट का 5 फोर्स मॉडल दिया हुआ है कि उनके हिसाब से क्या क्या चीजें हैं, उनके फील्ड में कस्टमर्स का क्या है, सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर कैसा है, कंपटीशन कैसी है,
थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है, ठीक है, ये सब डिस्कशन पूरा दिया हुआ है। तो अब पिज्जा हट कोई एक कंपनी नहीं है सिर्फ, मतलब अलग अलग कंसेप्ट्स में अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे नाम है। तो आपको रिकॉल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी एसएम में इतनी सारी चीजें जो आपको याद करनी है। अगर चलो ऑलरेडी एसएम में बहुत ज्यादा चीजें रटने वाली न होती तो शायद ये आप एफर्ट ले लेते, पर ऑलरेडी एसएम में इतनी सारी चीजें हैं, लोगों को बीसीजी मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, उसमें इतना कंफ्यूजन होता है, जिसपे 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, आपसे वो हैंडल हो नहीं रहा। तो 1 मार्क के लिए कोई, समझ रहे हो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सोचो आप इसके बारे में, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। तो इसमें से क्या फॉल्स है ये आपको पूछा हुआ है। कॉम्पिटिटिव राइवलरी इज वेरी हाई, ठीक है, कि कंपटीशन बहुत है। अभी आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि पिज्जा हट कौन से बिजनेस में, पिज्जा में कंपटीशन राइवलरी हाई है, यस है। पिज्जा के बहुत सारे कंपनीज है, पिज्जा में बहुत कंपटीशन है, दिखता ही है ना, आजू बाजू सारे दुकान रहते हैं, कितनी कंपटीशन चल रही है। आजकल तो लोकल बेकरी और लोकल शॉप्स भी पिज्जा बेच रहे हैं। तो पिज्जा आजकल ऐसा नहीं कि 2 या 3 बड़े कंपनीज ही बेच रहे हैं, पिज्जा आजकल हर जगह मिल रहा है। तो कंपटीशन बहुत हाई है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इज लो, सब्सटीट्यूट पिज्जा का क्या होगा, बहुत ज्यादा है, बर्गर है, सैंडविच है, ये है, पूरा फास्ट फूड ही तो सब्सटीट्यूट है ना उसका। तो सब्सटीट्यूट का थ्रेड लो लिखा है, लॉजिकली तो हाई होना चाहिए ना, क्योंकि सब्सटीट्यूट बहुत ज्यादा है। फास्ट फूड चेन में कोई भी चीज में, फास्ट फूड में कोई भी मटेरियल ले लो, सब में बहुत ज्यादा सब्सटीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये फॉल्स है, ठीक है। पावर ऑफ सप्लायर इज लो, बोलो सप्लायर का पावर लो है, यस। अब ये थोड़ा आपको नहीं समझेगा कि इसमें सप्लायर कौन है, जो भी उसका रॉ मटेरियल लगता है, बेकरी आइटम्स जो लगते हैं, मिल्क लगता है या आटा लगता है, मैदा लगता है, ये जो भी है। अब इनके सप्लायर तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये कोई बहुत यूनिक चीज थोड़ी दे रहे हैं। बेसिक वेजिटेबल्स लगते हैं भाई, टमाटर लगते हैं, ये लगते हैं, कैप्सिकम लगता है, इसमें काय का उनका बार्गेनिंग पावर बहुत हाई हो जाएगा, ये तो बेसिक चीज है ना, हर जगह मिलती है, समझ रहे हो। तो इसमें पावर ऑफ सप्लायर बहुत लो है, क्योंकि बहुत बेसिक रॉ मटेरियल वेजिटेबल्स लगती हैं इसमें, ठीक है। तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इज लो, मेरे हिसाब से आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड विद, ठीक है, ये पढ़ा होगा तो आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ट्रेस होता है, पहली बार उन्होंने बिजनेस पॉलिसी का कंसेप्ट यूज किया था। फिर है ये एक क्वेश्चन आया है जो डायग्राम पे है। अभी तक क्या होता था कि जो भी डायग्राम में है ना, वो थ्योरी में भी होता था, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, डायग्राम्स जो भी होते हैं वो थ्योरी से ही बनते हैं। पर आपके एसएम में कुछ ऐसे डायग्राम्स दिए हैं जो थ्योरी में उसमें कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपको होमवर्क है, ये सारे डायग्राम्स कवर कर डालो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं जो डायग्राम बेस्ड हैं और जो थ्योरी में उसके बारे में नहीं दिया है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा गुगली हो गई है, तो आप इसको मेरे हिसाब से कवर करो। देखो ऐसे कौन से डायग्राम्स हैं, ठीक है, 2 डायग्राम ऐसे हैं जो थ्योरी में भी हैं, तो वो भले आप कट कर दो, ठीक है। 6-7 डायग्राम ऐसे निकलेंगे, 10 डायग्राम ऐसे निकलेंगे जो थ्योरी में है ही नहीं, अलग थलग उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, तो वो एटलीस्ट कवर कर लो, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपने नहीं पढ़ा होगा ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स और स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। क्या है आंसर, असेसमेंट, ठीक है, बिजनेस असेसमेंट, पहले असेस करो, फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर ट्रांसलेट करो स्ट्रैटेजी टू एक्शन, मतलब इंप्लीमेंटेशन, और फिर उसको टेस्ट करते रहो, लर्न करते रहो, एडेप्ट करते रहो स्ट्रैटेजी को। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है बिजनेस स्ट्रैटेजी का, फ्रेमवर्क का, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द पर्पस ऑफ विजन स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा इसमें से विजन स्टेटमेंट का पर्पस नहीं है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ गए, क्या फॉल्स है, क्या नहीं है, समझ रहे हो, निगेटिव क्वेश्चन या एक्सेप्शनल भाई ढूंढो, उस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो उसके लिए आपको सारे क्लॉजेस अंदर के पता होने चाहिए, तभी आप वो एक्सक्लूड कर पाओगे, ठीक है। फिर है क्या है उसमें, सर्विंग एज फाउंडेशन फॉर ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक प्लान, ये तो है, ये विजन का ही पॉइंट है।
मोटिवेटिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉइज, ये भी है. आइडेंटिफाइंग द गोल्स ऑफ ऑपरेशन, फैसिलिटेटिंग क्रिएशन ऑफ कोर कंपोनेंट्स. आई थिंक सी आएगा. आइडेंटिफाइंग गोल ऑफ ऑपरेशन, ये एक्चुअली मिशन स्टेटमेंट का पॉइंट है. मिशन स्टेटमेंट बताता है कि करंटली हमको क्या करना चाहिए, इमीडिएट फ्यूचर. विजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म, ठीक है, वो गोल उससे डिसाइड नहीं होता है. मिशन स्टेटमेंट से गोल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है, देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो कैसे इंस्टीट्यूट ने सारे नॉट नॉट फॉल्स फॉल्स वाले क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, एक विजन का पूछ लिया, एक मिशन का पूछ लिया, बहुत बढ़िया. बोलो. इट डिफाइंस बेसिक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, हम क्या हैं ये मिशन स्टेटमेंट बताता है, करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है. रिफ्लेक्ट्स द कॉर्पोरेट फिलॉसफी, आइडेंटिटी, कैरेक्टर, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिकेट्स primarily to the people who make up the organization, giving them an understanding of the intended direction, ये भी मिशन का ही है. It serves the purpose of stating what an organization wishes to achieve in the long run. समझ रहे हो, पंचवर्ड मिल गया, लॉन्ग रन. मिशन स्टेटमेंट लॉन्ग रन के लिए होता ही नहीं है, तो ये विजन का है, ठीक है. तो बस पंचवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, ऑड में नाउन पकड़ना है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a generally acceptable principle for developing a mission statement, ठीक है, प्रिंसिपल कौन सा नहीं है विजन स्टेटमेंट बनाते, मिशन स्टेटमेंट बनाते समय. पहला है इट मेक इट मेमोरेबल. यस, ये है पॉइंट कि मेमोरेबल होना चाहिए आपका मिशन स्टेटमेंट, यूनिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ये भी सही है. मेक इट एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल, मतलब जितना लंबा पैराग्राफ हो बीकॉम स्टाइल में लिखो, लिखते रहो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा एक्चुअली पॉइंट है. एज डिस्क्रिप्टिव मतलब और जितना लंबा मिशन स्टेटमेंट हो उतना अच्छा है, तो ये गलत है. फिर आपको ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन और विजन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, ये भी आपके ऊपर है कि आपको याद करने हैं नहीं करने हैं, पंचवर्ड्स के साथ कोरिलेट कर लेना है, ठीक है. जो चीजें पंचवर्ड से काम चल सकता है तो चला लो, पंचवर्ड, सिर्फ पंचवर्ड्स. भाई कोई कंपनी है, आईसीएसआई का ही दिया हुआ है, आईसीएसआई का विजन, आईसीएसआई का मिशन, पंचवर्ड्स समझ रहे हो ना. हर कंपनी का पंचवर्ड अगर आपने पकड़ लिया तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे. आपको थोड़ी पूरा पूरा लिखना है, पूरा पूरा लिखना थोड़ी है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. आपको मिशन या विजन पूरा दिया रहेगा, जैसे इसमें दिया है, टू एक्सीलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है. सस्टेनेबल एनर्जी को के इसमें ट्रांजिशन करना किसकी कंपनी का मिशन है, टेस्ला, ठीक है. टेस्ला का ये आपको दिया हुआ है मिशन स्टेटमेंट, ठीक है. तो आपको बस कंपनीज का पंचवर्ड करना है, ठीक है. देखो कुछ चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी, मैं यहां से कुछ करके भी दूंगा ना, आपको याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूं. जो चीजें आप खुद करते हो उसमें जो थॉट प्रोसेस है, जो टाइम आप स्पेंड करते हो, जो चीजें आप नोट करते हो, वो मेमोरी में सेव हो जाती हैं. आर्टिफिशियली मैं आपको ऐसा बना के दे भी दूंगा ना, मुझे नहीं लगता आपको वो याद होगा, ठीक है. स्पून फीडिंग की जरूरत मेरे ख्याल से है भी नहीं इतने बड़े बच्चों को. आप एटलीस्ट, आपको मैंने आइडियाज दे दिया, कुछ एक डायरेक्शन दे दिया, आप डेफिनेटली उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है. तो हर कंपनी का एक बढ़िया पंचवर्ड कर सकते हो, जैसे टेस्ला का आप सस्टेनेबल एनर्जी पंचवर्ड कर सकते हो, ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी. बोलो कौन सा लेवल नहीं है. तीन ही लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी. तो इकोनॉमिक लेवल स्ट्रैटेजी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी होता ही नहीं है. बहुत ही सिंपल था. आगे बढ़ते हैं. फिर ये 78 इंस्टीट्यूट ने माना है कि गलत है, तो ग्रेस मार्क सबको मिल गया होगा. बोलो 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सब देखो नॉट वाले ही हैं. पेपर सेटर का पता नहीं क्या खा पी के उसने बनाया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन इफेक्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजिंग. बोलो ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा स्टेप नहीं है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है. डेलीगेटिंग है. डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग नहीं. डेलीगेटिंग अथॉरिटी नहीं, डेलीगेटिंग अथॉरिटी नहीं है. क्लासिफाइंग द अथॉरिटी है. यस, तो आपका ऑप्शन आएगा बी, डेलीगेटिंग द अथॉरिटी. अथॉरिटी डेलीगेट कर ही नहीं सकते, ठीक है. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आप डेलीगेट कर सकते हो, पर ऑर्गेनाइजिंग में आप डेलीगेट नहीं करते हो, आप क्लासीफाई करते हो, क्लासीफाइंग द अथॉरिटी, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. Business strategy is strategy designed by the business manager to improve the overall performance of
the organization, whereas corporate strategy describes the business types and ultimate goal of the organization. ठीक लग रहा है. Business strategy is framed by middle level management, corporate by top level. ये भी ठीक लग रहा है. Nature of business strategy is deterministic and legislative, and whereas corporate strategy is executive and governing in nature. All of above. बोलो क्या आएगा? आई थिंक सी आएगा, उल्टा दिया है. अब ये थोड़ा याद नहीं होगा आपको, याद होने में टाइम लगता है कि लेजिस्लेटिव, डिटर्मिनिस्टिक एंड लेजिस्लेटिव, तो ये एक्चुअली होता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, वो एक्चुअली लेजिस्लेटिव होती है, उसके हिसाब से पूरा चलता है काम. और जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है, और वो उसके हिसाब से आप एक इंडिविजुअल बिजनेस को गवर्न करते हो. ठीक है, तो ये उल्टा दिया है, तो इसीलिए ये ट्रू नहीं है. ठीक है, नॉट ट्रू. फिर है 81, ये भी डायग्राम बेस्ड है, और जो डायग्राम में लिखा हुआ है वो थ्योरी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है. समझ रहे हो ना, गूगली है ये. आपको ऐसे डायग्राम्स कवर करने ही होंगे. नोट डाउन कर लो अच्छे से, कुछ घंटे देके सारे डायग्राम अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो, और उसको बीच बीच में आप थोड़ा सा देखते रहो, तो आपको वो याद हो जाएगा. बोलो, स्ट्रैटेजिक गैप डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन, तो वो आता है डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी एंड इनएडवर्टेंट स्ट्रैटेजी. नहीं पढ़ा होगा आपने. ठीक है, बहुत रेयर होगा कि किसी ने पढ़ा होगा. तो डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी जो आप खुद होके सोच के प्लान करके करते हो, और जो इनएडवर्टेंटली स्ट्रैटेजी है, मतलब हैप हजार्ड वे में अगर आप काम कर रहे हो, आपकी वेल प्लान स्ट्रैटेजी नहीं है, तो डेलिब्रेट और इनएडवर्टेंट, इसका जो डिफरेंस है वही आपका स्ट्रैटेजिक गैप होता है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फर्म विच इज अ मार्केट नीशर. ठीक है, तो अगर आप मार्केट नीश हो, एक सेगमेंट, एक समझ रहे हो ना, एक स्पेसिफिक ऑडियंस पे आप टिके हुए हो, तो क्या आपके बारे में फॉल्स है? ठीक है, क्या लाइन मार्केट नीश के लिए नहीं है? नंबर 1, द फर्म होल्ड्स अ कंसिडरेबल मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री. आई थिंक यही गलत है. मार्केट नीश कभी भी, अब वो नीश है ना, नीश का मतलब ही क्या है कि वो एक पर्टिकुलर छोटा सा सेगमेंट ही कैटर करता है, उसका ओवरऑल मार्केट शेयर ज्यादा हो ही नहीं सकता. और यहां लिखा है फर्म होल्ड्स अ कंसिडरेबल मार्केट शेयर, ये तो कंसेप्चुअली मतलब गलत है. ठीक है, ये किसका है? कंसिडरेबल मार्केट शेयर किसका होता है? आई थिंक मार्केट लीडर का होता है. ठीक है, जो पहला कैटेगरी होता है मार्केट लीडर, तो मार्केट लीडर का ये पॉइंट है. ठीक है, बाकी अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. फिर ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चन तो यहां तक हो ही गए. ऐसे 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी में उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टैलेंट लाइफ साइकिल. थ्योरी आप पूरी खंगाल लो, कंट्रोल F करके देख लो, टैलेंट लाइफ साइकिल आपके सर्च में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्म में कहीं लिखा ही नहीं है, वो डायग्राम के अंदर है, और डायग्राम में आप कंट्रोल F नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर देख के ही आइडेंटिफाई होगा कि यस देयर इज अ डायग्राम ऑफ टैलेंट लाइफ साइकिल. उसमें एक पूरा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं टैलेंट लाइफ साइकिल में, और ऐसे सीक्वेंस में दिया हुआ है. तो आपको वो सीक्वेंस नहीं पूछा हुआ है, आपको बस पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है. ठीक है, तो पहला है एंगेज, डिप्लॉय, लीड, रिफ्रेन. ठीक है, तो रिफ्रेन इसका आंसर है. एक्चुअल जो कंपोनेंट होता है वो होता है रिटेन. रिटेन को बदल के इन्होंने रिफ्रेन कर दिया है. ठीक है, तो बाकी तीनों है कंपोनेंट्स, एंगेज करना, डिप्लॉय करना, लीड करना, ये सब कंपोनेंट्स हैं. रिफ्रेन ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी अंडर कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज कैटेगरी. ये भी डायग्राम बेस्ड है, पर इसका थ्योरी में है. ठीक है, इसका सिर्फ आपको डायग्राम याद करना है. ठीक है, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का आपने पढ़ा होगा, एक ऐसे 3 एरोज का एक डायग्राम है. ठीक है, मैं दिखा देता हूं. ये वाला. ठीक है, ये आपको विजुअलाइज होना चाहिए. इस पे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है. तो बिजनेस स्ट्रेटजी, कंपटीशन प्रायोरिटीज एंड कंपटीशन एडवांटेजेस. ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच इज नॉट अ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी अंडर कॉम्पिटेटिव प्रायोरिटीज, यानी ये वाला कंपटीशन प्रायोरिटी, जो बीच वाला है डायग्राम वो. तो कौन सा नहीं है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. बोलो. पहला है प्रोडक्ट मिक्स, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, सर्विस,
इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बोलो, प्रोडक्ट मिक्स है, इको फ्रेंडली भी है, सर्विस भी है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स देखो इधर है, कंपटीशन एडवांटेजेस में, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये भी डायग्राम बेस्ड है, याद करना पड़ेगा ये चीजें। मुझे नहीं लगता कंसेप्चुअली आपको याद हो जाएंगी। काफी ऐसे मटेरियल हैं एसएम में जो आपको याद करना है, तो आई फील उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये तो कोर सब्जेक्ट का कोर पार्ट है, ठीक है। ये तो आपको इसमें टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीजें आती हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उस पर आप ज्यादा टाइम दो। आगे बढ़ते हैं। 85 डैश इज सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ड्राइविंग फोर्स ingrained attitudes that help to coordinate the goals, plans and policies between the partners across a given supply chain। तो ये एक्चुअली डेफिनेशन है पूरी लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी की, पढ़ी होगी तो क्लिक हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी ऐसा कोई डेफिनेशन आपके बुक में है ही नहीं, ठीक है। अब यहां सप्लाई चेन है तो कुछ लोग तिकड़मबाजी वाले लोग ऐसे ही करेंगे, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी का ये डेफिनेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन एनालिसिस इज कंडक्टेड, ठीक है। ये आई थिंक पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है। ये करना पड़ता है बिफोर एट द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, बिफोर डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाने के पहले आपको सिचुएशनल एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना होता है। फिर है ओरिजिन ऑफ स्वट एनालिसिस इज सपोज टू बी रूटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। बोलो, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। 5 फोर्स मॉडल ऑफ, दो ऑप्शन दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। 5 फोर्स मॉडल एक ही है, K11। माइकल पॉटर ऐसा कुछ है नहीं। 5 फोर्स मॉडल, ठीक है। अच्छा, 5 फोर्स मॉडल है, वो फोर्स फील्ड एनालिसिस है, ठीक है। तो फोर्स फील्ड एनालिसिस वाला आंसर है ऑफ K11। पढ़ने में थोड़ा सिमिलर लग रहा है। चलो बड़े आगे। Which of the following is false in respect of various strategies of TOWS analysis? बोलो, ये भी आई थिंक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और आपको पकड़ में आ जाता है आंसर। बोलो क्या फॉल्स है, पूछा है। स्ट्रेंथ ऑफ फर्म इज यूज टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी, यस। अब आपको ये बस समझना है कि एक है स्ट्रेंथ, एक है वीकनेस, एक है अपॉर्चुनिटी, एक है थ्रेट। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। स्ट्रेंथ को भाई अपॉर्चुनिटीज के लिए टैप करो, स्ट्रेंथ को वीकनेस कम करने के लिए यूज कर लो, वीकनेस को अपॉर्चुनिटीज के लिए करो, या वीकनेस को थ्रेट के लिए करो। मतलब इनका आपस में कोई पॉइंट नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअली। तो ये यहां पे आपको पकड़ में आ जाएगा। ऐसा देखो कुछ नहीं है, वीकनेस ऑफ द फर्म आर ओवरकम बाय यूजिंग स्ट्रेंथ, ऐसा है ही नहीं। स्ट्रेंथ और वीकनेस का ऐसा कोई कॉमन ये है नहीं, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का भी कॉमन नहीं, क्रॉस पॉइंट्स हैं। एक स्ट्रेंथ होगा तो या तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट होगा, और अगर एक वीकनेस है तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट होगा, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले ही सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ BCG मैट्रिक्स? ये तो आपको नहीं जमेगा, ठीक है। मतलब आपने पढ़ा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, काफी अंदर का पॉइंट है। बोलो, तो ये आता है नॉट अ क्रिटिसिज्म, तो ये आता है डी। मैट्रिक्स मे नॉट सिंप्लीफाई द असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स एट ऑल, जबकि एक्चुअल पॉइंट है कि मैट्रिक्स ओवर सिंप्लीफाई कर देता है असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स को, ठीक है। और यहां लिखा है नॉट सिंप्लीफाई, वो बोल रहा है ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो, बहुत ज्यादा सिंपल कर लेते हो मैट्रिक्स की वजह से। रियल लाइफ में इतना सिंपल होता नहीं है, ठीक है। तो नॉट सिंप्लीफाई ऐसा कोई अजम्पशन, क्रिटिसिज्म है नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड? पढ़ा होगा तो आ जाएगा। कॉम्पिटिटर्स पर्सपेक्टिव, ऐसा कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, और आई थिंक एक है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, देख रहे हो विनोद, आधे से ज्यादा क्वेश्चन नॉट 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 ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपको एनालिसिस में जरूर लेना चाहिए, और पढ़ते वक्त अब ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर आप बेवकूफ हो, आप निहायती बेवकूफ हो, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से लोग पास नहीं होते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क इसलिए थोड़ा लगता है, हार्ड वर्क तो है ही है, थोड़ा देखो ये स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में आता है, कि अगर आपको दिख रहा है कि नॉट नॉट और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पढ़ते समय, अब आपको उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क? बोलो क्या क्या है। इट इज अ डायग्नोस्टिक टूल, सही है। इट
हेल्प्स टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ये भी सही है। इट कंबाइंस रैशनल विद इमोशनल एलिमेंट, ये भी सही है। तो आंसर आएगा नन ऑफ अबव। ठीक है, नन वाले भी आप देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो, 2-3 आंसर नन वाले भी हैं, कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यार नन आंसर नहीं हो सकता, नन वाले भी आंसर हैं। ठीक है, तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है, तुक्के मार दोगे तो आपका गलती होने वाला है। ठीक है, चलो फिर है ये, अच्छा क्वेश्चन है, बोलो स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल इज एन एडवांटेज ऑफ, तो ये पढ़ा होगा तो आएगा, आई थिंक ये डिविजनल का है। डिविजनल स्ट्रक्चर में स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल आपको दिखेगा एडवांटेज। 93, अंडर विच strategic control technique a system is designed to check whether or not assumptions set under the during the strategy formulation implementation are valid। तो पंचवर्ड क्या है, assumptions। तो assumptions पे एक ही पॉइंट है, प्रीमाइज कंट्रोल। प्रीमाइज का मतलब ही क्या होता है, assumption। ठीक है, तो assumption वैलिड है कि नहीं, अभी भी सर्कमस्टांसेस क्योंकि बदलते जा रहे हैं, तो अभी भी हमारे assumption वैलिड है कि नहीं, ये कंट्रोल कौन सा होता है, प्रीमाइज कंट्रोल। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ स्ट्रैटेजी फॉर मैनेजिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आता है रिट्रेंचमेंट। ठीक है, बाकी सब है एजुकेशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये सब हैं चेंज को मैनेज करने के लिए, पूरी लंबी लिस्ट है, वो सब पॉइंट्स उसमें है। रिट्रेंचमेंट ऐसा कोई चेंज को मैनेज करने का स्ट्रैटेजी नहीं है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट प्रोसेस, कौन सा सपोर्ट प्रोसेस में नहीं आता है बीपीआर में, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में। तो आपने एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा, कोर प्रोसेस, आई थिंक 4 उसके पार्ट्स होते हैं, कोर, सपोर्ट और 2 भी आते हैं, मैनेजमेंट या कुछ तो आते हैं। तो कौन सा सपोर्ट प्रोसेस में नहीं आता, आपको आइडेंटिफाई करना है। आईटी, यस सपोर्ट प्रोसेस है। ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, अब ये आई थिंक कोर प्रोसेस होता है, आपका मेन काम है कि ऑर्डर फुलफिलमेंट यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा। फाइनेंशियल सिस्टम्स, यस सपोर्ट सर्विस है। एचआर भी सपोर्ट सर्विस होता है। ठीक है, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस कोर प्रोसेसेस में आता है अंडर बीपीआर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ बीपीआर। ठीक है, ये भी डायग्राम बेस्ड है, तो ये आता है डिफाइन, आइडेंटिफाई, स्टडी, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बढ़िया दिए इन्होंने, बी और डी में से, तो आई थिंक फॉर्मुलेट पहले होगा, डिफाइन, आइडेंटिफाई, स्टडी, फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा, डिफाइन, आइडेंटिफाई, स्टडी, फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ बेंचमार्किंग। ठीक है, बेंचमार्किंग का क्या अप्रोच नहीं है, बोलो। अप्रोच का मतलब है कि बेंचमार्किंग का तरीका। ठीक है, जैसे उसमें क्या क्या आता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और कॉम्पिटिटिव, फिर आता है फंक्शनल, और एक आता है डायगोनल, पता नहीं क्या आता है। तो डिविजनल आई थिंक नहीं है, डिविजनल बेंचमार्किंग है ही नहीं। इंटरनल, एक्सटर्नल, फंक्शनल, ये 3 तो है, आई थिंक चौथा डायगोनल है या कुछ तो है, तो डिविजनल करके कुछ भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बेंचमार्किंग व्हील, बोलो। ये भी एक आपने डायग्राम पढ़ा होगा, तो प्लान, कलेक्ट, इंप्लीमेंट, एनालाइज, आई थिंक इंप्लीमेंट आएगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। यस, इंप्लीमेंट। ठीक है, इंप्लीमेंट स्टेप है नहीं, एक्चुअल पूरा व्हील क्या होता है, प्लान, फाइंड, ठीक है, प्लान करो, फिर ढूंढो, बेंचमार्किंग में ढूंढना पड़ता है, फिर उसका कलेक्ट करो डेटा, फिर उसको एनालाइज करो और उसको फिर इंप्रूव करते जाओ। ठीक है, इंप्लीमेंट कोई ऐसा स्टेप है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम, बोलो। मैनेजमेंट कमिटमेंट है, सप्लायर्स एम्पावरमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कंडीशन इंप्रूवमेंट। ठीक है, सप्लायर्स एम्पावरमेंट एक्चुअली क्या पॉइंट है, एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट होता है, इन्होंने बस वर्ड रिप्लेस कर दिया है, सप्लायर्स एम्पावरमेंट। ठीक है, अब देखो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये इसके लिए आपको हर पॉइंट बहुत ही एक्यूरेटली पता होना चाहिए, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते बताऊं, कोई भी बस एक्चुअल पॉइंट को ट्विस्ट कर दो, समझ रहे हो, जैसे एम्प्लॉय की जगह सप्लायर डाल दो, समझ रहे हो, बहुत जिसने बारीकी से पढ़ा होगा
वो ही आइडेंटिफाई कर पाएगा। जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बहुत ज्यादा रिविजन्स नहीं की है, तो वो ऑप्शन में कंफ्यूज होना ही होना है। ये नॉट वाले क्वेश्चंस के लिए आपको हर पॉइंट अब अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, ग्रामर को बस बदल रहे हैं, ठीक है। लास्ट है, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू बी कंसिडर्ड 4.0 इंडस्ट्री 4.0 इट मस्ट नॉट possess द फीचर ऑफ, तो ये आएगा सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि फीचर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। ये भी देखो उल्टा किया है, बस एक्चुअल में क्या पजेस होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, उसी को उल्टा कर दिया सेंट्रलाइजेशन, तो वो नॉट में आ गया। समझ रहे हो, तो पढ़ाई करते समय अब आपको बहुत माइंडसेट बदलना है। प्लेन जैसे आप पढ़ते जाते हो उससे काम नहीं जमेगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे घुमा के आपको पूछा जा सकता है, पढ़ते वक्त ही आपको ध्यान देना है, तो आपको पेपर में सरप्राइज नहीं लगेगा, ठीक है। पेपर सरप्राइजिंग आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका एसएम, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन केस स्टडी वाला था, एक ही था। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायग्राम बेस्ड थे, और डायग्राम में भी क्या, जो थ्योरी में कवर्ड नहीं है, थ्योरी में नॉट कवर्ड, तो आपको डायग्राम मतलब कवर करने ही पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन रॉन्ग है जो इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और स्टेप्स वाले भी क्वेश्चन है, ठीक है, सीक्वेंस स्टेप्स, ठीक है। ये भी आपको देखो याद करने पड़ते हैं, कंसेप्चुअली याद नहीं रहते, ठीक है। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो क्या, ये एक स्टेप कंपोनेंट, ये भी वही है, व्हील बेंचमार्किंग व्हील 2, एक और आया था, कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन उस पर भी आए हैं, तो आपको ये सीक्वेंस वाले भी याद करने पड़ेंगे, सीक्वेंस या स्टेप्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस है मेरा। मेरे हिसाब से आपका टारगेट समवेयर अराउंड, अगर आपकी पढ़ाई हो गई है अच्छे से कंसेप्चुअली, अगर आपकी हो गई है, या अगर आप जैसे आप मेरे बायर्स हो, तो 32 मार्क्स डिसेंट है। 32 मार्क्स का आप टारगेट रखो। 32 के ऊपर जाओगे फिर आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, फिर आपको बहुत सारे प्रेशर्स लेने पड़ेंगे 2-2 3-3 मार्क के लिए। उतना तो आप आराम से एफएम में कवर अप कर लोगे, उतना आप आराम से एफएम में कवर कर लोगे। लोग यहाँ केस स्टडी का टेंशन ले रहे हैं, अरे 20-25 पन्ने की इतने सारे अलग अलग कंपनीज के इतने सारे फैक्चुअल डेटा रटने से अच्छा है आप एफएम पढ़ लो। एफएम में कोई एक टाइप का प्रैक्टिकल एडिशनल कवर कर लो, थोड़ा सा एफएम की थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मूलेस पढ़ लो, 2-3 मार्क ऐसे ही कवर हो जाते हैं। फालतू का प्रेशर लेके एसएम में कोई फायदा नहीं है। 32 मार्क्स मेरे हिसाब से डिसेंट है, आराम से आप ले सकते हो अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और अगर आप नंबर ऑफ रिविजन्स अच्छे से कर लेते हो 32 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। अब जबरदस्ती 32 से 35 जाओगे, बहुत प्रेशर आएगा, अननेसेसरी प्रेशर आपको हर चीज का लेना पड़ेगा, और वो जितना आप यहां गेन करोगे उतना एफएम में आप लूज करते जाओगे, वहां कॉन्फिडेंस कम होते जाएगा, आपको चीजें बहुत मगअप करनी पड़ेंगी, आप प्रेशर में आ जाओगे। उससे अच्छा है आप एफएम का आनंद लो, एफएम को समझो, एफएम की थ्योरी को समझो, फॉर्मूलेस को समझो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो, तो ये था पूरा आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का दिसंबर 22 का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम एफएम पेपर को डिस्कस करेंगे, सारे प्रैक्टिकल्स में अच्छे से करवाऊंगा। तो मेरी बस रिक्वेस्ट है भैया, जो वीडियोस बन रहे हैं देखते जाओ, आपके रिस्पॉन्स से ही डिसाइड होगा मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो डोंट टेक यूट्यूब वीडियोस फॉर ग्रांटेड कि नहीं सर तो लेने ही वाले हैं, सर तो वीडियो अपलोड करेंगे ही करेंगे, हम देखें नहीं देखें, अभी देखें अगले साल देखें, ऐसा नहीं होता। आपके रिस्पॉन्स से ही मेरा एफर्ट्स, मेरा टाइम कितना मैं डिवोट करूंगा यूट्यूब के लिए वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इंश्योर करो कि कंटेंट आप रेगुलरली देख रहे हो, वीडियोस को लाइक कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुका है, और वीडियोस को सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा एफएम का, ठीक है। एफएम का दिसंबर 22 का पेपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।